पाकिस्तान का बजट कैसे बनता है? हमारा बजट जो होता है वो रिलायबल नहीं होता। आईएमएफ कहता है कि जी आपका बजट ठीक नहीं, इसको जरा ठीक करें फिर हम किस्त देंगे। लास्ट ईयर्स बजट प्लस 15% इज इक्वल टू दिस ईयर्स बजट। पाकिस्तान का बजट जो है वो बड़ा अजीब है। एक्सपेंस है जनाब हमारा 14,500 अरब, इनकम है जी हमारी 7,000 अरब। हमारा जो टोटल डेट है इस वक्त 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। आपका नेट डेफिसिट हुआ 7,500 अरब जो कि बोरो होगा। बार बार कहता हूँ कि मैं बड़ा अपबीट हूँ इस मुल्क के बारे में, इसलिए कि पोटेंशियल आप देखें ना। आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, बिल्कुल ना आपने हमें एजुकेशन देनी है, ना आपने हमें हेल्थ केयर देनी है। एक एंटिटी ने चेन्स में बांधा हुआ है, एक एंटिटी का नाम है एफबीआर। ये टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। आप इस एफबीआर को सारे एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम से बाहर कर दें। 1.8 ट्रिलियन की एस्टिमेटेड इनकम है एग्रीकल्चर से। सीआईए बंद पड़ी है, स्टील मिल्स बंद पड़ी है और उसके पैसे अरबों में हम टैक्स पेस पे कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक को 20 साल से टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर इमदाद दे रहा है। इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में मैं और हारून ख्वाजा साहब। आप पहले भी हमारे कई प्रोग्राम्स देख चुके हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। पाकिस्तान के बड़े बड़े चीदा पॉलिसी के मसाइल जो हैं, ज़राअत, हाउसिंग, IT, दीगर सेक्टर्स। आज हम एक बहुत ही अहम जो मौजू है उसके ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो है पाकिस्तान का बजट कैसे बनता है, वो बजट की अहमियत क्या होती है। नाज़रीन, बजट जो होता है वो हुकूमत की पॉलिसी, उसके वसाइल, उसकी जो डायरेक्शन होती है एक साल की और उससे आगे उसका आईनादार होता है, उसका अक्कास होता है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के मसाइल हैं वो सबसे बड़ा मसला ही है कि हमारा बजट जो होता है वो रिलायबल नहीं होता। वो कैसे बनता है अभी आप जान जाएंगे, लेकिन ये कि उसकी अहमियत उस तरह से हमारी हुकूमतों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हारून साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। ये बजट का देखिए, मैंने जो बात की अनरिलायबिलिटी की कि आईएमएफ कहता है कि जी आपका बजट ठीक नहीं, इसको जरा ठीक करें फिर हम किस्त देंगे। ऑपोजिशन कहती है आपके बजट तो एक और मिनी बजट ले आएंगे। आवाम का भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं होता, जैसे एतमाद कि ये नंबर जो बताए, आदाद शुमार बताए जा रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान में बजट बनता कैसे है, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि वो जो पिछले साल का होता है बजट उसको कॉपी पेस्ट करके, बल्कि मैंने देखा भी अपनी काम के जब मैं कंसल्टिंग करता था कि वो पिछले साल का बजट लेकर और उसमें 15%, 12% से मल्टीप्लाई करके अगले साल का बना लेते। कोई हकीकी थिंकिंग या तहकीक नहीं होती। जी रजा, हम तो अपने प्रोग्राम्स में ये कहते भी आए हैं। अभी देखिए, चैलेंज ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक हमने जितनी भी तहकीक और रिसर्च की है उसमें ये एक कलीदी इशू है कि पाकिस्तान का बजट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। अभी इस वक्त मेरा चैलेंज ये है कि आपने मुझे कहा है कि मैंने 25 मिनट के अंदर इसको कंप्लीटली सबको समझाना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आई ट्राई। और समझाना भी ऐसे, क्योंकि नंबर्स हैं, बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो आसान ज़बान में कि लोगों को समझ भी आ सके। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि ये हम बात करते भी आए हैं कि लास्ट ईयर्स बजट प्लस 15% इज इक्वल टू दिस ईयर्स बजट। तो ये तो चलता आ रहा है, ये 1947 से ये चलता आ रहा है। अब लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के बजट जो है वो होता क्या है। तो फ्रैंकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बंदा अपना बजट बनाता है। Correct. एक छोटी सी दुकान भी होगा वो भी अपना बजट, घर बजट बनते हैं, ख्वातीन बजट बनाती हैं। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जनाब ये मेरी इनकम है, मेरी इनकम जो है 1000 है और मेरे एक्सपेंस जो हैं वो 800 हैं, 200 मैं बचा लूंगा। अगर मेरी इनकम 1000 है और मेरे एक्सपेंस 1200 हैं तो मुझे 200 कम करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। ये हमारे रोजमर्रा घरों में भी होता है, छोटे बिजनेसेस में भी होता है, बड़ों में तो होता ही है। पाकिस्तान का बजट जो है वो बड़ा अजीब है। पाकिस्तान का बजट ये है कि जी इनकम को तो जरा साइड पे कर दें। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है जनाब हमारा 14,500 अरब। इनकम क्या है? इनकम है जी हमारी 7,000 अरब। कोई मसला नहीं, 7.5 बोरो कर लें।
तो ये अजीबोगरीब बजट मेकिंग का सिलसिला है कि जी एक्सपेंस को पहले सामने रखें, इनकम बाद में देखी जाएगी और जो गैप होगा उसको आप बोरो कर लें। अब ये कंसिस्टेंटली डेकेड ओवर डेकेड ये चलता आ रहा है और रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा जो टोटल डेट है इस वक्त बोरो कर करके, वो उसके लेटेस्ट फिगर्स जो हैं वो 73,000 बिलियन रुपीस का टोटल बजट है, जिसमें से जो आपका डोमेस्टिक है वो 37,000 अरब रुपया है और जो आपका फॉरेन डेट है वो 126 बिलियन डॉलर। ये पिछले हफ्ते के जो अभी आए जी वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, सो 130 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए। ये इस वक्त हाल है हमारा। तो बॉटम लाइन ये है, सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं कि बजट मेकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर हम अपने हाथ से इसको लॉपसाइडेड तरीके से बनाएंगे बजट और बोरो करने के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर हमारा हाल यही होगा जो है। अब नेक्स्ट आ जाए कि हम बोरो क्यों करते हैं। तो एक आपने सुना होगा टर्म NFC, नेशनल फाइनेंस जी। तो उसके अंदर ऐसा है कि हमारा जो 10-15 साल पहले जो लेटेस्ट NFC हुआ था वो ये है कि तमाम सूबे आपस में बैठते हैं फेडरेशन के साथ और कहते हैं कि जनाब आप एक मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन करें जो आप टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। उसके अंदर डिसाइड ये हुआ कि जनाब तकरीबन 58% जो भी फेडरेशन टैक्सेस इकट्ठे करती है उसका 58% जो है प्रोविंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सही। सो मसलन अगर फेडरेशन जो है वो 1,000 अरब इकट्ठा करती है तो 580 उसको प्रोविंसेस को देना पड़ता है, चारों प्रोविंसेस को। तो फेडरेशन के पास 42% रह जाता है। तो अब एट द सेम टाइम जो बोरिंग हुई है वो उसका कोई भी एलिमेंट प्रोविंसेस को नहीं ट्रांसफर होता। सही। सो इसके दो आउटकम्स होते हैं। नंबर 1 ये कि अब मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट में बैठा हूँ, मैं FBR के अंदर बैठा हूँ, मैं जोर लगा के एक क्रिटिसिज्म एक्वायर करके मैं इकट्ठा करता हूँ टैक्स 1,000 अरब का, तो उसमें से 580 मुझे देना पड़ता है प्रोविंसेस को। लेकिन अगर मैं 1,000 अरब का लोन ले आता हूँ तो सबसे पहले तो मेरे गले में हार डाले जाते हैं कि ये जी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और दूसरा वो 1,000 का 1,000 मेरे पास रहता है। तो मुझे बताएं मुझे क्या इंसेंटिव है कि मैं टैक्स इकट्ठा करूं। तो ये फॉर्मूला गियर टुवर्ड्स आपको इंसेंटिवाइज करता है कि आप बोरो करें। बिल्कुल। तो कर्जे पे डोमेस्टिक, बाहर से, IMF से, चीन से, कहां से कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप टैक्स इकट्ठा करने के ऊपर अपनी एक्टिविटीज लगाएं। इसलिए फोकस, ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि वो फोकस करता है बोरोइंग के ऊपर। अब थोड़ा आगे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं कि हमारा करंट बजट है क्या। सो 9,200 अरब का टैक्स इकट्ठा होना जैसे ही, ठीक है जी। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है 3 ट्रिलियन का जी। तो 3 ट्रिलियन के उसमें से बेसिकली स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं 1.1 ट्रिलियन के करीब और 890 बिलियन 900 बिलियन के करीब आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वगैरह वगैरह। तो ये आपका टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें से 5,300 अरब जो है वो प्रोविंसेस को चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। तो नेट जो आपके पास रहेगा वो 700 अरब रहेगा। एक्सपेंस जो है 7,000 बिलियन रुपीज रहेगा। एक्सपेंस आपका 14,500 अरब है, तो आपका नेट डेफिसिट हुआ 7,500 अरब जो कि बोरो होगा। 6.54% आपका फिस्कल डेफिसिट, ये बजटेड है। सही। अब आगे पता नहीं कितना होगा लेकिन ये बजट किया उन्होंने, यदि हम 7,500 अरब बोरो करेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग आते हैं इसमें कि करना क्या है इसके अंदर। तो आप देखें कि हमारी इकॉनमी जो है वो पिछले साल वो कहते हैं 85,000 बिलियन की इकॉनमी थी, अगले साल कह रहे हैं के ऊपर 1,05,000 बिलियन की हो जाएगी। हम जरा सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि 90,000 अरब की इकॉनमी है और हम सिंप्लीफाई करके कहते हैं जी कि 300 रुपए का डॉलर है, तो ये आपकी 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाती है। सो 90,000 अरब की इकॉनमी आपकी। इसके ऊपर हम 9,000 टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो तकरीबन 10% हो जाती है वैसे कम 10% से। सो हम टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 10% है। सही। अच्छा,
अब ये 90,000 अरब की इकॉनमी पे हम 10% टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, 9,000 अरब। मसला ये है कि आपकी इकॉनमी 90,000 अरब की नहीं है। इतनी कम से कम इतनी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, सही जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता। सही, बिल्कुल यही बात है जी। सो अगर उस पर टैक्स आना शुरू हो जाए तो 9,000 अरब इधर से आएगा, 9,000 तो 18,000 अरब आपको टैक्स आ जाएगा। खर्चा कितना है? 14,500 अरब। फिर भी आपके पास बचत भी हो जाएगी। बचत भी हो जाएगी। अच्छा, ये भाई अभी हम 10% की बात कर रहे हैं। अब आप कंट्रीज, सो डेनमार्क 46%, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, ये सारी वो टर्की, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि 25% से लेके तो 46% तक टैक्स इकट्ठा करती है। उसके ये मैं इसको टॉप बैंड कहता हूँ। फिर एक सेकंड बैंड आता है। लेकिन इससे पहले मैं ये सेकंड बैंड पे आते थे, ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर लगा होता है, डायरेक्ट टैक्सेस कम हैं, इनडायरेक्ट ज़्यादा हैं। तो ये भी एक शिकायत की जाती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस चूँकि आसान होते हैं, हर किसी से आप वो ज़बरदस्ती ले सकते हैं, तो ये भी एक थोड़ा इसके ऊपर भी ज़हन में रख लीजिएगा। इससे भी मैं चाहूँगा कि ये भी एक इम्बैलेंस जो है इसके ऊपर बात होनी चाहिए जी। इस पे आते हैं, लेकिन देखें ये जब हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड्स बोथ। ओके, ठीक। सो जो नहीं इंक्लूड है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक। जैसे मैंने बताया, लेवीज वगैरह, लेवीज हैं, उसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं और वगैरह। अच्छा, अब सो नाउ आपका 18,000 अरब का आ सकता है। तो टॉप बैंड जो है दुनिया के अंदर, इसको अगर हम कंपेयर करें तो वो 25 से लेके तो 46% तक इकट्ठा कर रहे हैं। जो सेकंड बैंड है, तो 3 बैंड्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सेकंड बैंड जो है उसके अंदर वियतनाम 19%, इंडिया 18%, चाइना 18%, उसके अंदर साउथ कोरिया 16%, उसके अंदर मलेशिया 14%। सो ये सेकंड बैंड 14 से लेके तो 25% तक का आते हैं। और उसके बाद फिर एक तीसरा बैंड है जो जिसमें हम शामिल हैं। जो और हम तो ये तो मैं तीसरा बैंड जो है वो 13% तक है। हम तो 10 भी नहीं कर रहे। ओह यस, हम तो 10 से कम है। भी हम बहुत नीचे हैं। राइट। अब तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि जी आप वो जो सेकंड बैंड है, जो कि एक रिस्पेक्टेबल बैंड, कि आप उसकी बॉटम यानी कि 14% इकट्ठा कर लें। 18-19 की तो हम बात ही नहीं करें। ना ही मैं कह रहा हूँ कि जी 14%, कम से कम 14 तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप 10% भी इकट्ठा करें और अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी को किसी तरह से लेके आए टैक्स नेट में कर दें तो ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है। ये पोटेंशियल है। और अगर आप 14% इकट्ठा करने लगे तो वो 12,500 अरब आपको फॉर्मल से आएगा। और अगर दूसरी भी आ जाए 12,500, तो ये 25,000 अरब, ये पोटेंशियल है आपकी, इस मुल्क की पोटेंशियल। मैं याद है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं बड़ा अपबीट हूं इस मुल्क के बारे में, इसलिए कि पोटेंशियल आप देखें कितनी। बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, तो अब सवाल ये कि होता क्यों नहीं है। तो उसका बड़ा एक इंटरेस्ट, हमारी रिसर्च बड़ी, हमने आपको पता ही है डेकेड्स से रिसर्च कर रहे हैं। तो उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि देखें, लोग कहते हैं कि जनाब ना आपने हमें सिक्योरिटी देनी है पढ़ने, बिल्कुल, ना आपने हमें एजुकेशन देनी है, ना आपने हमें हेल्थ केयर देनी है, ना आपने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी वो नहीं होता जी, बिल्कुल, ना आपने हमें कोई लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन देनी है। हम दफ्तरों में भागे फिरते हैं, हम दफ्तरों के बाहर लाइनें लगा के, तो भाई गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, हम क्यों टैक्स दें? सही। सो ये एक गलत सोच है। लेकिन लोगों की है, लेकिन लोग कहते हैं जी हम क्यों दें। बिल्कुल। अच्छा। पुलिस की जो करती है लोगों के साथ, और आम आदमी की जिंदगी जिस तरह जीवन है, तो उनका फेथ ही नहीं है उसमें जी। अच्छा, दूसरा जो इशू है, जो कि मेन इशू है, ये इशू है, लेकिन ये I'd say maybe 25%, 30%, लेकिन जो मेन इशू है वो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और उसकी जो पोटेंशियल है और जो टैक्स का पोटेंशियल है, एक एंटिटी ने उसको चेन्स में बांधा हुआ है कि वो उसकी पोटेंशियल बाहर नहीं आने दे रही, ये एंटिटी। और इस एक एंटिटी का नाम है FBR जी। आप पहले भी जिक्र कर चुके मुख्तसरन, जो कि एक थरली रेंट सीकिंग डिपार्टमेंट है। ये सबको पता है, यानी कि इतना ज्यादा है कि जो लोग वहां पे रेंट सीक नहीं करते, आप यकीन करें, वो हम सबको पता है, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। वो फरिश्ते हैं, उन सब का नाम हमें पता है। वो नहीं करते, और जो नहीं करते ना, उनके बाकी कॉलीग्स उनको बुरा भला कहते हैं। ब्लैक शीप ऑस्ट्रेसाइज किया हुआ है, यानी उलट हो गया है। हाँ। तो अच्छा, ये डिपार्टमेंट, अब आप इसकी आप इंटरेस्टिंग बात सुने कि डिपार्टमेंट जो है,
आपके पूरे मुल्क में 250 मिलियन के मुल्क में 76 लाख 7.6 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है। जी हाँ। ठीक है जी। उसमें से 40 लाख जो है वो तो टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते, ना जो रजिस्टर्ड है जी, उसको जी। फाइल नहीं करते। 36 लाख जो बाकी रह जाते हैं उसमें से 14 लाख जो है जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है जी। तो सिर्फ 22 लाख लोग जो हैं वो टैक्स फाइल करते हैं और टैक्स देते हैं। उन 22 लाख में से 13,000 लोग जो हैं वो 90% टैक्स 75% टैक्स वो देते हैं। 13,000 लोग 75%। उफ। आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, आपकी टॉप की 300 कंपनियां वो 90% टैक्स देती है इस पूरे अमाउंट का जो कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। सो ये चंद कंपनियां, बिल्कुल चंद कंपनियां। तो अच्छा, एक और बात सुने आप कि जो टैक्स टोटल इकट्ठा होता है उसका 90% से ज्यादा, अराउंड 95% वो एट सोर्स जी जी डिडक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी देते हैं, सैलरी में जी हाँ। परचेज करते हैं वेंडर की, वो वहीं पे काट के आप जमा कराते हैं। तो फिर ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। अच्छा, तो लेकिन ये एक अजीब हमारा क्राइटेरिया है इस मुल्क के अंदर कि ये टैक्स पेयर जो है वो जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो टैक्स लेने वाले के सामने आ जाता है। दुरुस्त। दुनिया में ये नहीं होता। दुनिया में आप रिटर्न फाइल करें, उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि जी ये सच है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो तो वो ऑडिट में, लेकिन कभी टैक्स पेयर जो है वो टैक्समैन के सामने नहीं आता। दुरुस्त। सो ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि भाई आपने तो टैक्स इकट्ठा करना ही नहीं है, वो सारा सोर्स पे इकट्ठा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं उसके सामने? इतनी बड़ी मशीनरी आपने, हाँ, और लोगों को तंग करने के लिए 22,000 लोग इस काम डिपार्टमेंट के अंदर है, 22,000 पीपल। वाह। ठीक है, और रिजल्ट ये है। अच्छा, फिर आगे आप देखें कि एक जब मुशर्रफ साहब थे तो एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम जी शुरू हुई थी, बिल्कुल। आप फाइल कर देते थे और उसको प्रिज्यूम किया जाता था कि ये फाइनल है, तो होना तो ये चाहिए। और उसके अंदर ये टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की डील, रेंट सीकिंग वगैरह ना हो सके। सो हमारा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप इस एफबीआर को सारे एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम से बाहर कर दें। आप एक स्लीक, स्मॉल, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल लेवल की आप एक नई एंटिटी बनाएं। इनकी एक है भी प्राल, उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है जी, प्राल को। और ये जो 300 कंपनीज हैं और आपके जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स, उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें ताकि उनको वर्ल्ड क्लास सर्विस मिले, उनको इज्जत मिले, उनको प्रोफेशनली डील किया जाए, उनको तंग ना किया जाए जाके इंस्पेक्टर और अफसर। और ये तो इंसेंटिव क्रिएट होगा। बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी कहेंगे जी हमें भी इसमें डालो, और आप उन टैक्स पेयर्स को जो कि वाकई ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू करें। ठीक। लेकिन एफबीआर की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट बीच में आमने सामने वो हुआ तो अब ये 22,000 लोग रह गए, ये क्या करेंगे? तो इनके लिए हमारे पास पूरा मेन्यू है कि इनको क्या करने की जरूरत है, राइट। तो इनका वाहिद काम है कि टैक्स बेस को वो इंक्रीज करें। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स का जो है इनका मैंडेट ही खत्म कर दिया जाए। सही। सो उसके अंदर क्या है, ये अब आप सुने कि इनकी अपनी रिपोर्ट है, जो करंट गवर्नमेंट है उनकी, के टैक्स के लूप होल्स जो हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं जी कि रियल एस्टेट, टबैको, टायर्स, ऑटो लुब्रिकेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड टी, ये उन्होंने 6-7 आइडेंटिफाई किए हैं। और ये रिपोर्ट ये कहती है जी, इस गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट तरतीब दी है कि 1,000 अरब रुपया जो है वो लूप होल्स के थ्रू निकल जाते हैं। तो लगाएं इन 22,000 लोगों को कि भाई बिल्कुल ये 1,000 अरब जो है, हाँ। इसको आप रोकें, राइट। इसी तरह आपके मेगा सेगमेंट्स हैं इस इकोनॉमी के जो कि टैक्स नेट में नहीं आ रहे। मसलन हमने बात भी की थी, एग्रीकल्चर टैक्स में नहीं आता। 1% एग्रीकल्चर जमीन का ओनर जो है वो 22% जमीन ओन करता है। दैट्स राइट। 1/5 इज ओन्ड बाय 1%। बाकी सब छोटे हैं, अंडरस्टैंडेबल, नो प्रॉब्लम। ये हमने बात भी की थी कि आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं और उसके बैंड्स बना दें। जो छोटे हैं फार्मर्स और जिनकी इनकम कम है, उसको उस बैंड में डालें जिसकी टैक्स जीरो। ठीक।
मसला ये है कि लोग एग्रीकल्चर जमीन थोड़ी सी ले लेते हैं और अपनी बाकी इनकम भी एग्रीकल्चर शो करके तो उसमें से टैक्स जो जीरो टैक्स करते हैं। सो दिस नीड्स टू स्टॉप, एंड हाउ विल इट स्टॉप कि आप उसके बैंड्स बनाएं और एग्रीकल्चर को टैक्स करें, राइट। सो ये बहुत बड़ा 1800 बिलियन 1.8 ट्रिलियन की एस्टिमेटेड इनकम है एग्रीकल्चर से, बिल्कुल है, और आपको 4 अरब आता है सिर्फ। बिल्कुल कमाल है, वैसे कमाल है। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर आपका 4000 बिलियन एस्टिमेटेड उसकी वैल्यूएशन है, 22 अरब रुपया उधर से आता है। वाओ। प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह, ऑल्दो प्रॉपर्टी टैक्सेस को मैं समझता हूँ ये सर्विस चार्ज है, लेकिन बहरहाल इट्स पार्ट ऑफ द हमारे मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम, राइट। इसी तरह अब आप 22 अरब तो कुछ भी नहीं, पीनट्स है। पूरा मुल्क में सबसे थ्राइविंग ये सेक्टर है रियल एस्टेट। हर इदारा, हर बंदा, उसमें जो बंदे के पास एक्स्ट्रा आमदनी रियल एस्टेट में जाती है, उसकी ट्रांजैक्शन फाइलें बिक रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो प्राल का, ये जो आपने इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी बताया कि एफबीआई को कैसे किया जाए, मगर मेरा इसमें सवाल है, एंड आई नो आपके पास और भी मटीरियल है, कि ये करने के लिए एक कंसेंसस चाहिए होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको आगे करती है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, फर्ज कीजिए पार्टी एक्स आ जाती है पावर में, वो ये स्टार्ट करेगी तो जो बाहर पार्टीज बैठी हुई हैं वो उसको अपोज करेंगी। अच्छा, एफबीआई के अंदर से तो होगा रेजिस्टेंस। तो ये बताइए कि ये मतलब इसको एफबीआर को रिस्ट्रक्चरिंग भी हम उसका सोच रहे हैं, प्राल का भी एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, इसके लिए क्या अज्जा क्या होंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि ये सियासी फैसले भी हैं। देखिए रजा, ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ा पिक्यूलियर सब्जेक्ट है एफबीआर। सो अनलाइक पीआईए और स्टील मिल और ये लेस्को और फेस्को और ये सारी जो डिस्कोज हैं, जहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने की कोशिश करती है तो ऑपोजिशन बाहर आती है और वो एम्प्लॉइज जो है सड़कों पे निकलाते हैं। ये एफबीआर एक वाहिद एंटिटी है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सबका कंसेंसस कोई उसकी मैं आपको सड़कों पे नहीं आएगी ऑपोजिशन। वजह ये है कि तमाम, मैं यकीन करें 100% नहीं कहता मैं, 99% जो बिजनेस कम्युनिटी है जी वो तो तंग है, बिल्कुल वो तो हर तंग है, और वो सब के सब आके ना जो अपोज करेगा ना इसको, वो उसके खिलाफ हो। छोटे बिजनेस से लेके बड़े टाइकून तक तंग है। मेरे ख्याल से अगर ये अभी तक कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी इस किस्म के रिफॉर्म्स को आगे लेके नहीं आई, मेरे ख्याल से जो भी लाएगा उसको एक 360 सपोर्ट मिलेगी। तो आगे जाने से पहले मैं क्विकली वो कंप्लीट कर रहा हूँ कि हमारा रिटेल सेक्टर, जी बिल्कुल उसी पे हमारे आप 20 लाख आपके जो है ना वो रिटेलर्स हैं, 30,000 टैक्स देते हैं, 30,000 पे टैक्स, और 25 अरब देते हैं, कुछ भी नहीं है। सो ये सारा करें, ये 22 टर्नओवर अरबों खरबों का है, और टैक्स देखिए आप, ये 22,000 जो एफबीआर के लोग हैं ये काम करें ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद लग्जरी कार्स हैं जिनके पास, जिनके बच्चे एक्सपेंसिव स्कूल्स में जाते हैं, जो फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, आपके 30 लाख गैस के कनेक्शंस लगे हुए हैं, 5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एफबीआर में बहुत काम इसके ऊपर हो चुका है। इसके अंदर हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, इसके अंदर बिग डेटा, सब कुछ करके बड़ी आसानी से हम अपनी टैक्स बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये 22,000 लोग, दिस इज व्हाट दे शुड डू। बिल्कुल। लेकिन ये 22,000 लोग जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको पकड़ के, और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो अब नया ट्रेंड है कि जी मैंने बड़े होके क्या बनना है, मैंने नॉन फाइलर बनना है। तो दैट्स व्हाई यू नो इफ यू आर नॉन फाइलर यू आर किंग इन दिस कंट्री, कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज व्हाट ये जो हमारी इनकम है वो जो 9,000 से 18,000 करनी है या पोटेंशियली 25,000 करनी है, ये जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती इकोनॉमी, इस वजह से नहीं होती क्योंकि nobody wants to come under the shadow, under the umbrella of FBR, you know. So इसलिए वो कहते हैं भाई चुप करके बैठो, under the radar रहो, कोई जरूरत नहीं अपने आप को डिस्क्लोज करने, वो देख लो जिसने डिस्क्लोज किया उसके साथ क्या हो रहा है। तो FBR को साइड पे करें, आहिस्ता आहिस्ता
आपका गेन होगा। तो इन नए ये जो सेक्टर्स ज़राअत, रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर जो कि इतना टर्नओवर करते हैं, इनको टैक्स नेट में लाया जाए। एफबीआर के 22,000 लोगों को काम सौंपा जाए कि आप जाके लूपहोल्स आइडेंटिफाई करें और प्राल को और नए टैक्स पेयर्स और नए बिल्कुल टैक्स बेस को हाँ बिल्कुल नए नए लाएं, इनका जॉब होनी चाहिए और प्राल को एक्सपैंड किया जाए। आई थिंक ये तो बहुत अहम बातें हैं और जाहिर बात है कि ये डूएबल है, ये ऐसी बात भी नहीं कि इम्पॉसिबल है। ऑल्दो आप एफबीआई के लोगों से पूछेंगे, हम वो देख भी रहे होंगे, वो कहेंगे देखो जी साड़ी ते नौकरियां ख्वाजा साहब सारा काम खराब करे ना नौकरियों के ऊपर है, वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। आप नए वालों को जाके उनसे ले लें, इनकी जान बख्श दें। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा जो है आप क्या समझते हैं ये जो प्रिविलेजेस भी मिलती हैं? देखिए ना, बहुत सारे तबकात, यूएनडीपी की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने कहा कि 17 अरब डॉलर 17.3 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज या टैक्स कंसेशंस मिलती हैं बड़े बड़े सेक्टर्स को। उसके बारे में भी वो भी इसी से हैंडल हो सकता है मेरे ख्याल से, ये वाला जो प्रोसेस है। जबरदस्त आपका सवाल है और आप मतलब मैं इसी पे आ रहा था। देखें, अच्छा बाय द वे ये रीड्राइंग पाकिस्तान बजट, इस सीरीज में हम और भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज शायद इतना टाइम ना हो, तो आई वुड हैव लाइक टू स्पीक अबाउट द एक्सटर्नल साइड एज वेल, जो वो डॉलर्स वगैरह, वो भी इंशाल्लाह वो अगली बार कर लेंगे। तो इस पे आपके सवाल पे आते हैं। देखें, हमारा जो एग्जिस्टिंग बजट, उसकी मिसाल लेते हैं। अब आप आ जाए जरा दूसरी साइड पे, आपके एक्सपेंडिचर साइड, उसमें आपका जो 14,500 अरब है, उसमें 51% जो है वो तो आपका डेट सर्विसिंग में चला गया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया 37,000 अरब। अच्छा, वो 80% जो है, 80% से ज्यादा वो डोमेस्टिक डेट की सर्विसिंग। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि 37,000 अरब जो है आपका, अगर डोमेस्टिक डेट है तो 1% आप रेट इंक्रीज करते हैं तो वो 300 अरब से ज्यादा आपका जो है वो वैल्यू पर जाती है। पिछले साल 7% हमने इंक्रीज किया, तो 2 ट्रिलियन का तो हमने खुद अपने आप को हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। तो ये एक और डिबेट है कि इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इन्फ्लेशन वगैरह, उसमें नहीं जाता। तभी बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट शो कर रहा है धड़ाधड़। अच्छा, अब आप द सेकंड थिंग इज 16% आपका डिफेंस है, वो प्रीटी मच थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इतना ही रहता है। सिविल गवर्नमेंट की रनिंग जो है वो 8% है, उसमें 80% ऑफ दैट 8% वो पे एंड पेंशन है। बिल्कुल ऐसी बात। पेंशन रिफॉर्म्स में भी बात हम कर सकते हैं एट सम अदर पॉइंट। उसके बाद पीएसडीपी जो है वो आपका कोई 8% है, 1150 अरब, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली अपने पॉलिटिशियंस को प्लीज करने के लिए, अभी तो उनको डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं जी वो। बिल्कुल, में भी कभी और बात करें। लेकिन आपसे जो आपके सवाल से रिलेटेड 17%, 2.5 ट्रिलियन सब्सिडीज एंड ग्रांट्स, बताइए 17%। हाँ जी, अंदाजा कर 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा। अब मुझे आप बताएं, देखें, रिमेंबर सब्सिडीज जो है ना, अगर आप किसी चीज को सब्सिडाइज करते हैं इकोनॉमी में, रिमेंबर आप किसी और के कॉस्ट के ऊपर उसको सब्सिडाइज करें, कहीं से निकाल के किसी को दे रहे हैं आप। सब्सिडी डज नॉट कम फॉर फ्री, राइट? सो समझने वाली बात यह है कि आज उसके अंदर 450 बिलियन BISP का भी है, बाय द वे, व्हिच इज टारगेटेड सब्सिडी, व्हिच इज अ गुड सब्सिडी जी। आपने अपने लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इनको हेल्प की जरूरत है, इनको बेनिफिट इनकम सपोर्ट से वजीफा मिलेगा, बिल्कुल दें। वो एक वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनली एक्रेडिटेड एक प्रोग्राम है, उसमें करें। लेकिन ये जो बाकी सब्सिडीज हैं, आप 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज आप अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं। बिल्कुल, अब ये कब तक चलेगा? इनको प्रायोरिटाइज करें, इनसे जान छुड़ाएं। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके लिए आपके बजट में कितना इनकम रखेंगे? 15 अरब रुपया सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से, यानी कि हमने नहीं करना ना। बिल्कुल। सो आपका कोई काम नहीं है, आप जहाज उड़ाएं, वो चलाएं, PIA चलाएं, आप स्टील मिल चलाएं, आपका कोई काम नहीं है, आप डिस्कोस चलाएं। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। डिस्कोस को हमें ऑफलोड करने की जरूरत है। आप प्राइवेटाइज करें, आउटसोर्स करें, जॉइंट जो भी करें। और मैं यहाँ बड़ी देर से कह रहा हूँ कि जो साइज अब हमारे डिस्कोस के हैं वो भी बहुत बड़े हैं, उनको भी ब्रेक करके और छोटी कंपनियों में लोकल जो आपका इन्वेस्टर वो आके उसके अंदर इन्वेस्ट करे। तो मतलब सब्सिडीज, PIA बंद पड़ी है, स्टील मिल्स बंद पड़ी है, और उसके पैसे अरबों में हम टैक्स पे कर रहे हैं। अंदाजा करें। अच्छा, फिर गवर्नमेंट जो है आपकी, गवर्नमेंट की अपनी ऑस्टेरिटी कमेटी एक बनी थी जिसने रिकमेंड किया था जी कि आप गवर्नमेंट का साइज कम से कम 30% से रिड्यूस करें। वो गवर्नमेंट ने अपनी ऑस्टेरिटी कमेटी की बात नहीं मानी। तो आप देखें ना, ये सारी चीजें जो हो सकती हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है?
So we need to get these things बिल्कुल। done. So ये एक ओवरऑल पिक्चर आपको नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप तो देखें ना, आप ये बजट की तरतीब 9 या तश्कील 9 की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो फिर पूरी जो मैं समझता हूँ कि आपने इकोनॉमी को भी रीथिंक करना है साथ में, जी। ठीक है ना, क्योंकि उसको लिंक्ड है उसके साथ बिल्कुल। कि क्या चीज सब्सिडाइज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स में, और इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल। देखिए ना, इदारों से हुकूमतें और रिजल्ट्स निकलते हैं। एफबीआर का इतना कलीदी रोल है, आपको पता है कि आपके इल्म में होगा ख्वाजा साहब के वर्ल्ड बैंक को से कोई 20 साल से टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर इमदाद दे रहा है। एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट सारे खू खाते में गए हैं। मतलब जो वो कंप्यूटर लगा देते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं, लेकिन कोई हकीकी तब्दीली नहीं आती। राइट। तो रजा, सो आखिर में आपने अगेन फिर यू हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब नाजरीन को ये बताना जरूरी है कि ये एक हमारा अनएडिटेड प्रोग्राम होता है, और इसमें ये जो सवाल रजा मुझसे कर रहे हैं, ये पहले से हमने डिस्कस नहीं किया। अभी आपने दोबारा वो बात कर दी, यू अगेन हिट द नेल ऑन द हेड कि वो बजट फिर है क्या। तो एक्चुअली हमने वो बजट बनाया हुआ है कि वो होना क्या चाहिए, वो उसकी फॉर्मेट है उसके। मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है नाजरीन को समझाने के लिए, बट मैं क्विकली आपको बताऊं कि उस बजट के अंदर क्या है। राइट, सबसे पहली बात उस बजट के अंदर ये है कि नंबर 1 एजेंडा, इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है एजुकेशन, उसके अंदर स्किल्स, बिल्कुल, उसके अंदर हेल्थ एंड सोशल सेफ्टी, ये उसके अंदर एनवायरनमेंट। करेक्ट। ये 4-5 चीजें जो कि टॉप के ऊपर आती हैं। सो ये हमारा गोल है कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने पैसा कहीं लगाना है, अब पैसा कमाना कहां से है वो तो मैंने आपको बताया, बड़ा आसान तरीका है। आप इसको ओवर फ्यू ईयर्स इसको डबल कर सकते हैं, और आप वो 10% को 14-15% पे ले जा सकते हैं अगर आपने इस डिपार्टमेंट को डील कर लिया। अब उसको खर्चना कैसे है, उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी बेस्ट रिटर्न आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, बजट इस तरह से केटर्ड है कि उसके अंदर मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म लाए जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बिल्कुल, मीनिंगफुल जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाए। करेक्ट। और अस्यूम ये करता है कि लोकल गवर्नमेंट एक वर्किंग लोकल गवर्नमेंट हो। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये उसका नेक्स्ट आ गया। इंटरेस्टिंगली, हमारा जो आपका ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जी, कैन यू बिलीव वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे चल रहा है। वो मैं आपके नाजरीन को बताऊंगा कि पता, मैं खुद आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता नहीं कितनी सदियां पहले ये कोई होता होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कब ये होता है। अब तो डबल एंट्री अकाउंटिंग। वजह ये है कि आप कुछ खर्चते हैं, जैसे मैं 100 रुपया खर्च के कुछ लेता हूँ, तो वो मैंने 100 रुपया खर्च दिया और वो चीज एसेट मेरे पास आ गया। तो ये डबल एंट्री होना जरूरी है ताकि एक्यूरेसी बिल्कुल हो, आपकी चेक हो सके। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री चल रहा है पुराना। तो कदीम बजट की क्या ऑथेंटिसिटी होगी जो कि सिंगल एंट्री के वो कदीम, वो सही आप कदीम है जी, बिल्कुल 19वीं सदी का। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, LRMIS, जी, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट्स राइट। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि जी वो लठा जो है वो पटवारी के पास जो होता था, उसको हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। अरे भाई, आपने डिजिटाइज किया है, सिर्फ ये किया कि इंफॉर्मेशन वहां से उठा के कंप्यूटर पे डाल दिया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ और है, यानी कि एक एक इंच आपकी जो कंट्री का है उसका एरियल लेके उसके ऊपर पता लगे कि इस इंच का मालिक कौन है, इसकी ट्रांजैक्शन कब हुई थी और इसकी वैल्यूएशन क्या है बेस्ड ऑन प्रीवियस सेल्स। करेक्ट। दुनिया में अब इस तरह, और दुनिया की चप्पा चप्पा एरियल उसका हो चुका है, पाकिस्तान का भी हो चुका है। हमने सिर्फ अपने ये जो डिजिटाइजेशन है इसको लिंक करना है एरियल के साथ, जो कि बड़ी आसान एक चीज है। आप यकीन करें, यहाँ पे बैठ के आप यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी इंच की ओनरशिप जो है वो आप बता सकते हैं कि क्या है। इससे ना सिर्फ ये जो कब्जे शब्जे ये वो फलाना, लेकिन इससे आपकी वैल्यूएशन और टैक्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होगी। मतलब दिस इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप अगर ये और आसान है। एंड of course special focus on agriculture, IT, mining and ये जो हम housing वगैरह की बात हम करते आए हैं इसके ऊपर, and hand holding of SMEs, ये कुछ चंद वो नहीं बिल्कुल बहुत अहम। नहीं बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, आई थिंक ऑल ऑफ दीज मेरिट ए डिटेल्ड डिस्कशन इन इटसेल्फ, स्पेशली ये लैंड रिकॉर्ड्स का जो मसला है। क्योंकि देखिए सारे पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा केसेस जो अदालतों में जाते हैं वो लैंड से मुतल्लिक़ हैं, और लैंड की जो वैल्यू है, उसका जो पोटेंशियल है वो भी हम नहीं हो रहा, रियलाइज नहीं हो रहा, और इसकी मैनेजमेंट जैसे आपने अभी बताया वो नहीं हो रही। बहरहाल आज के लिए मेरे ख्याल से हम
इसको आज का कंक्लूड करते हैं? और कैसे जरूर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। वो है माइनिंग। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करता हूँ, टाइम माइनिंग चली का आज करें। वन लाइनर बिल्कुल। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है ना, एक वो केमिस्ट्री वाले जी जी जी, तो उन्होंने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल है कि पूरा अर्ज में दुनिया में अल्लाह ताला ने 118 एलिमेंट्स बनाए हैं जो अभी तक इंसान डिस्कवर कर सके। 118 एलिमेंट्स, उसी से हर चीज बनी हुई है। दुरुस्त। उस 118 एलिमेंट्स जो दुनिया में पाए जाते हैं, कैन यू बिलीव 92 एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 75% जो सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है उसका 75% इस पाकिस्तान के अंदर है। और हम क्या करते हैं रजा भाई, हम उसको माइन करते हैं और वही कदीम जमाने के कदीम वहां पे वो डोंकी 19th सेंचुरी का काम है, और वो डोंकीज के थ्रू बाहर आते हैं और फिर हम उसको एज रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं बस। और 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करके बड़े खुश होते हैं, और वही चीज प्रोसेस होके 2000 रुपए की हम खरीदते हैं। बिल्कुल। सो वो हम फिर नहीं, ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी ये बात है कि उसमें जब कोशिश भी करते हैं कि हम बाहर की, जैसे सेंधक वाला प्रोजेक्ट जो था बलूचिस्तान में, तो फिर हमारी अदालतें उसको कैंसिल कर देती हैं, फिर हम उसका जो उसे खमियाजा भुगते हैं, जो इनकम आनी है उससे कई गुना ज्यादा जुर्माने भरते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस, मैं समझता हूँ कि जितनी आप ये बातें कर रहे हैं उसमें अंडरलाइंग काम इंस्टीट्यूशंस का है, इदारे जो हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए तो बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपने देखा कि बजट जो है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, कि असेंबली में पेश होने वाली करारदाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक जिसे कहना चाहिए गहरी मईशत और माशरत का तसव्वुर है। और जब तक हम इस बजट को इम्प्रूव नहीं करते, इसको असर नौ तरतीब नहीं देते, साइंसी बुनियादों पे अवाम की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक और वसाइल के मुताबिक, उस वक्त तक हम अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगली हफ्ते हम और आपके लिए लेकर आएंगे इसी प्रोग्राम की कड़ी। तब तक के लिए इजाजत।